सभी को नमस्कार। आज के सत्र में हम आज जो हमारा बायोलॉजी टेस्ट सीरीज 2.0 वीडियो सॉल्यूशन वाली जो टेस्ट सीरीज है उसके अंतर्गत 10वां टेस्ट हुआ। इसमें हम बायोलॉजी का सॉल्यूशन देखेंगे। एनसीईआरटी आधारित हमारे इसमें प्रश्न पूछे गए। एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन इसमें प्रश्न डाले गए हैं। जैसा कि आरपीएससी अभी लगातार जिस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है, प्रयास किया गया है कि उसी प्रकार के प्रश्न यहाँ से निकाले जाए। और इसमें आज हमारा जो टेस्ट था वो था प्लांट फिजियोलॉजी का। प्लांट फिजियोलॉजी में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन हमने देखा। इससे पहले जो टेस्ट है उसमें हमने प्लांट हार्मोन, वाटर रिलेशन, खनिज लवण का जो तत्व जो टॉपिक्स थे उनको देखा। आज के 45 प्रश्न इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो पुराने साथी हैं, कुछ आपको नए जो साथी हैं उनके लिए नई भर्ती भी आ चुकी है, तो उनको भी अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उनके लिए भी हम बहुत जल्द एक टेस्ट सीरीज का आयोजन करने जा रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज हमारी 15 दिन से रहेगी, क्योंकि नए बच्चे हैं 7 दिन में अपना सिलेबस नहीं कर पा रहे हैं। जो केवल नए अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज हमारी शुरू होगी, जिसमें जो अभ्यर्थी पहले हमसे नहीं जुड़ पाए उन सब के लिए 15 दिन से ये सीरीज का आरंभ हम करेंगे, जो कि जल्द इसका आपका नोटिफिकेशन या टाइम टेबल, इसका जो शेड्यूल है वो डाला जाएगा। इसके अंतर्गत हम हर 15 दिन से आपके टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे, जिसके अंतर्गत हम आपके जितने भी प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। जो भी आपके पार्ट, जिस पार्ट के अंदर तो आपका चाहे टेस्ट नंबर 10, जो भी जितने भी टेस्ट होंगे उसके वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। एनसीईआरटी आधारित आपको टॉपिक वाइज प्रश्न मिलेंगे, रिवीजन टेस्ट उसके होंगे, ताकि आप बहुत अच्छे से कर पाएँ, कवर कर पाएँ इन चीज़ों को। उसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा। 15 दिन से इसका समय इसलिए रखा गया है क्योंकि नए कैंडिडेट्स हैं, नए अभ्यर्थी हैं, उनको देखते हुए आप इस सीरीज के अंदर अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पाएँ। क्योंकि शुरुआत के दिन में जो पुराने अभ्यर्थी हैं, जैसे हम सितंबर माह में भी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, जो अभ्यर्थी पुराने हैं जिन्होंने सेकंड ग्रेड अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सितंबर माह में लगभग 15 सितंबर से हमारी सीरीज शुरू होगी, जिसका कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है। उनके लिए हम बुकलेट्स तैयार कर रहे हैं, उनके लिए नया मटेरियल, अपडेटेड मटेरियल तैयार हो रहा है, नए प्रश्न बन रहे हैं एनसीईआरटी आधारित, ताकि क्योंकि वो पुराने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले काफ़ी टेस्ट हमसे दे चुके हैं, तो प्रश्न भी उन्हें नए तरीके के दिए जाएंगे। नया बिल्कुल अपडेटेड मटेरियल तैयार होगा। अब जब एग्ज़ाम होगा तब से लेकर जितने भी एग्ज़ाम हुए उनसे पेपरों को देखते हुए, हालांकि वो मटेरियल हमने पहले भी दिया है, लेकिन अब आपको एनसीईआरटी आधारित नए प्रश्न फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, टीचिंग मेथड में भी, और इस तरीके का मटेरियल तैयार किया जाएगा ताकि आपको सारा कंटेंट अपडेट मिले। और अपडेट कंटेंट के अंदर हम बहुत कुछ ये करेंगे कि हमारे लिए आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता ना हो। प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे, प्रॉपर आपका ऐप में टेस्ट होगा, पीडीएफ आपको मिलेगी, डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। तब तक आप उन नए साथियों से जो पहले से जुड़े हुए हैं, उनसे 2 महीने का समय आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप अपनी तैयारी को छूट ना जाए, इसके लिए हम जल्द इसका टाइम टेबल निर्धारित करने वाले। 15 दिन से ये सीरीज आपकी रहने वाली। तो हम शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट का सॉल्यूशन। आप अच्छे से इसको देखें, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करने का प्रयास करना है। इसके लिए ये हमारी जो टेस्ट सीरीज इसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसमें टोटल टेस्ट सीरीज 2.0 जो नए अभ्यर्थी हैं या पुराने हैं, जो रिकॉर्डेड के रूप में टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं, हमें प्रश्नों की आवश्यकता है, तो वो आप इस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 60% की छूट हमारी चली रही है लगातार। इसके साथ साथ हमारी ऑब्जेक्टिव बुक, ये मेगा टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। ये ऑफलाइन सेंटर्स भी हैं हमारे, जो नई टेस्ट सीरीज के अंदर जोधपुर, जयपुर, सूरतगढ़, सीकर में हमारे ऑफलाइन के अंदर रहेंगे। ये हमारी जो छूट थी वो भी बरकरार है, सभी टेस्ट सीरीज के ऊपर 60% का ऑफ हमारा चल रहा था। साथ साथ हम किताबें, जो वस्तुनिष्ठ पुस्तकें हैं, वो भी आप सबको पता है कि फिजिक्स के अंदर, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, इन सब की ऑब्जेक्टिव पुस्तकें हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं, जिसके अंतर्गत आपको सभी प्रकार की केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और जीव विज्ञान के अंदर जितने भी आज तक पेपर हुए उनके सारे प्रश्न व्याख्या सहित उपलब्ध हैं। और महत्वपूर्ण भी है क्योंकि आपको हो सकता है थ्योरी कहीं ना कहीं मिल जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव पुस्तकें बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव अभ्यास टॉपिक वाइज बहुत जरूरी है। वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलने वाली है। ये सारी आपको केवल ऑनलाइन मेथड पर ही उपलब्ध है।
ऑफलाइन राजस्थान में ये कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हमने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इस पर आपको केवल व्हाट्सअप करना है, अपना एड्रेस लिखना है, आपको रिप्लाई मिलेगा, स्कैन करना है, पेमेंट भेजनी है और आपकी जो बुक्स हैं वो आगामी कुछ दिनों के अंदर आप तक पहुंच जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस है। सेकंड ग्रेड साइंस के लिए ये टीम बहुत लंबे अरसे से काम कर रही है और इसके लिए आपके लगातार आपका प्रयास रंग भी ला रहा है। जिस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर अच्छे खासे प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज से, हमारी बुक से मिले, तो आशा है कि आने वाली जो वैकेंसी उसके अंदर खूब सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस टाइप के हैं कि जितने भी प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं एनसीईआरटी आधारित या पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए उनकी व्याख्या सहित उनको दे रखा है, तो आपको एनसीईआरटी भी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सारा मटेरियल आपको एक जगह मिल रहा है। अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर का। इस पेपर सॉल्यूशन के अंदर हम देख रहे थे कि पेपर सॉल्यूशन हमारा हम शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्न नंबर हमारा है 106। प्रकाशिक अभिक्रिया के संदर्भ में प्रकाश संश्लेषण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रकाशिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना था। मतलब सॉल्यूशन बहुत जरूरी है, बायो में रेगुलर आपको सॉल्यूशन मिलता रहे। आगे भी जो नई टेस्ट सीरीज होगी उसमें हमने बहुत प्रॉपर तरीके से इस पर काम करना शुरू किया है। पिछली बार हो सकता है एक आधे सॉल्यूशन आपको लेट मिले, नहीं भी मिले, लेकिन अब की बार क्या है कि पूरा पेपर पहले से तैयार होगा, उसके बाद प्रॉपरली एग्जाम जो डेट होगी उससे एक दिन पहले आपके ऐप में सारे सॉल्यूशन डाल दिए जाएंगे, ताकि बच्चे को पेपर होते ही सॉल्यूशन उसका मिल जाए। उसी संदर्भ में, क्योंकि जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो हम चारों ऑप्शन पर बात करेंगे। पूरा टॉपिक आपका आप देखना सॉल्यूशन के बाद, पूरा प्रकाश संश्लेषण और शोषण आपके बिल्कुल टिप्स पे होगा। प्रकाशिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। प्रकाश तंत्र फर्स्ट में अभिक्रिया के अंदर P700 होता है, बिल्कुल सही है। जब हम प्रकाशिक अभिक्रियाओं का पढ़ते हैं हमें पता है कि अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया आगे दो प्रकार की होती है, ये ग्रेना में संपन्न होती है, जिसमें अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। ये प्रकाशिक अभिक्रिया के प्रकार है। चक्रीय के अंदर आपको पता है कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट अकेला काम करता है और अचक्रीय के अंदर प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड दोनों कार्य करते हैं। तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट में अभिक्रिया जो केंद्र होता है वो P700 होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश तंत्र सेकंड में अभिक्रिया के अंदर P680 होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ग्रेना लेमिली के प्रकाश तंत्र, ग्रेना लेमिली में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखी है कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट व प्रकाश तंत्र सेकंड दोनों होते हैं। थोड़ा सा ये हो सकता है ऑप्शन में आपको दिक्कत आ रही हो, लेकिन प्रकाश तंत्र फर्स्ट व प्रकाश तंत्र सेकंड दोनों है, ये ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक। प्रकाश तंत्र फर्स्ट व प्रकाश तंत्र सेकंड दोनों होते हैं। स्ट्रोमा लेमिली में प्रकाश तंत्र फर्स्ट उपस्थित होता है, ये बात भी बिल्कुल सही कि स्ट्रोमा लेमिली में केवल प्रकाश तंत्र फर्स्ट ही उपस्थित होता है, अर्थात स्ट्रोमा लेमिली में केवल प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण ही पाया जाता है, क्योंकि वहां क्या पाया जा रहा है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट ही पाया जा रहा है। तो ये पांचों लाइनें अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, पांचों की पांचों लाइनें एनसीईआरटी में दे रखी है और ये प्रकाशिक अभिक्रिया से संबंधित है। एग्जाम के अंदर यहां से एक लाइन उठ सकती है, दो उठ सकती है, तीन उठ सकती है, या एक से कैसे भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन इन पांचों लाइनों को आपको याद रखना है। उत्तर नंबर आपका इसका 2 सही होगा कि प्रकाशिक अभिक्रिया के संदर्भ में दिए गए पांचों कथन आपके क्या हैं, सही हैं। ठीक है, जिसमें प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश के अंदर P700 होता है, P680 होता है। ग्रेना लेमिली में प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश सेकंड दोनों होते हैं। स्ट्रोमा लेमिली में प्रकाश तंत्र फर्स्ट उपस्थित होता है। स्ट्रोमा लेमिली में केवल चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण पाया जाता है। तो ये पांचों कथन आपके क्या हैं, बिल्कुल सही है। अगला, ये आपको समझ में आया होगा, प्रश्न बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी आधारित है, पांचों कथन इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र ETS के संदर्भ में आपको गलत कथन का चयन यहां करना था। मतलब प्रकाशिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, चक्रीय और अचक्रीय। तो ये बात कर रहा है साइक्लिक ETS की, साइक्लिक चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र की। इसके अंतर्गत क्या है कि इस प्रक्रम में केवल प्रकाश तंत्र फर्स्ट कार्य करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकाश तंत्र फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर और वापस प्रकाश तंत्र सेकंड में ही प्रवेश कर जाता है। यहाँ दूसरे चक्कर की आवश्यकता या दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही की आवश्यकता नहीं होती है, केवल प्रकाश तंत्र फर्स्ट कार्य करता है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन, पहले तो हम फेरोडोक्सिन मानते थे प्रकाश का ग्राही, आजकल क्या है बीच में एक और आ जाता है FRS को मानते हैं। यहाँ से साइटोक्रोम B F से होता हुआ वापस किसमें, प्रकाश फर्स्ट में प्रवेश कर जाता है। दूसरा, इस प्रक्रम में दो स्थानों पर ATP बनते हैं, बिल्कुल यहाँ दो स्थानों पर ATP बनते हैं, लेकिन अचक्रीय में केवल एक स्थान पर ATP बनता है, ये ध्यान रखना। अचक्रीय के अंदर आपका एक ही ATP बनता है,
यहाँ आपके 2 स्थानों पर एटीपी बनते हैं। चक्रीय एटीएस में इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही आपका क्या होता है, FRS मानना है, जो कि एक प्रोटीन है। पहले फेरोडोक्सिन को माना जाता था, लेकिन आजकल FRS को माना जाता है। लेकिन यदि FRS आपके ऑप्शन में नहीं है, फिर आप किसको मानेंगे, फेरोडोक्सिन को मानेंगे। ये दोनों चीजें बहुत कंफ्यूज करती है कि इलेक्ट्रॉन प्राथमिक ग्राही आपका अचक्रीय के अंदर और चक्रीय के अंदर अलग अलग है। अचक्रीय के अंदर आपका कौन है, अचक्रीय के अंदर आपका होता है FRS, सॉरी, चक्रीय के अंदर आपका क्या होता है, FRS होता है। अचक्रीय के अंदर आपका क्या होता है, फियोफाइटिन होता है, ये ध्यान रखना। अचक्रीय के अंदर फियोफाइटिन, लेकिन कुछ समय पहले तक उसको क्या माना जाता था, प्लास्टोक्यूनोन भी माना जाता था, लेकिन आजकल किसको मानते हैं, फियोफाइटिन को मानते हैं। तो ये चक्रीय के लिए नहीं है, ये अचक्रीय के लिए है। अचक्रीय ईटीएस के लिए, नॉन साइक्लिक ईटीएस के लिए प्राथमिक जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है वो प्लास्टोक्यूनोन है। पहले किसको मानते, प्लास्टोक्यूनोन को मानते थे, आजकल क्या है, फियोफाइटिन है। तो ये कथन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो 1 2 3 आपके सही है, चौथा कथन आपका क्या है, गलत है। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। सीधा सा प्रश्न आता है कि चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र या साइक्लिक ईटीएस में प्राथमिक ग्राही क्या है, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या होता है, तो आप क्या उत्तर देंगे, फेरोडोक्सिन, यदि ऑप्शन में है तो। यदि ऑप्शन में FRS है तो आपको प्राथमिकता FRS को देनी है। इसी तरह अचक्रीय के बारे में पूछे, यदि ऑप्शन में प्लास्टोक्यूनोन है और आपका फियोफाइटिन भी है, तो प्राथमिकता आपको फियोफाइटिन को देनी है। यदि फियोफाइटिन नहीं है ऑप्शन में, तो आप प्लास्टोक्यूनोन को देंगे। इधर यदि फेरोडोक्सिन ऑप्शन में है और FRS भी है, तो आपको FRS को प्राथमिकता देनी है। FRS यदि ऑप्शन में नहीं है, तो आप फेरोडोक्सिन को ऑप्शन में प्राथमिकता देंगे। उत्तर नंबर आपका 4 गलत है। क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है, अच्छा प्रश्न था। क्रेंज शारीरिकी, पौधों के अंदर ये क्रेंज एनाटोमी, आपको पता है कि C4 पादपों का लक्षण है क्रेंज एनाटोमी, पत्तियों का ही गुण पाया जाता है। क्रेंज शारीरिकी एक विशेष परिस्थिति है, C4 पौधों के अंदर क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। अब ये पाई किसके अंदर जाती है, ये प्रश्न उन्होंने पूछा है, तो आप सबको पता है कि C4 पौधों की जो पत्तियां हैं उनमें क्रेंज एनाटोमी आपकी पाई जाती है। ये प्रश्न कई बार आता है कि क्रेंज एनाटोमी किसे कहते हैं, जैसा प्रश्न आपको ध्यान में रखना है कि क्रेंज एनाटोमी का पाया जाना केवल और केवल आपके C4 पादपों की विशेषता है। C4 पादप वो होते हैं जिनके अंदर C4 साइकिल पाया जाता है। C4 चक्कर के संबंध में, C4 चक्कर के संबंध में यहां आपको बताना है, C4 चक्कर के संबंध में, C4 चक्कर का प्राथमिक जो CO2 ग्राही है वो क्या होता है, देखो C4 चक्कर में सबसे ज्यादा समस्याएं हमारे ये आती है कि C4 चक्कर के संदर्भ में हमें ये कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बिल्कुल जीरो से समझ लें इसको कि C4 चक्कर में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक को तो हम बोलते हैं मिजोफिल कोशिकाएं, जिसको हम कई बार पर्ण मध्योतक भी बोलते हैं, पर्ण मध्योतक, ठीक है। दूसरा हमारा क्या आता है, आप यहां देख लेते हैं, पर्ण मध्योतक, या इसको बोलते हैं मिजोफिल। C3 में तो केवल मिजोफिल पाई जाती है, लेकिन C4 में दोनों प्रकार की सेल पाई जाती है। यहां होता है पूल आच्छद, या इसको हम बोल सकते हैं बंडल ऑफ सीट, बंडल ऑफ सीट, ये दोनों सेल्स पाई जाती है। अब C4 साइकिल में क्या होगा, होगा कुछ नहीं, यहां आपका पर्ण मध्योतक जो कोशिकाएं हैं उनमें हमेशा क्या चलता रहता है, C4 साइकिल चलता रहता है, और इधर हमारा क्या चलता रहता है, C3 साइकिल चलता रहता है। यहां जो प्राथमिक CO2 ग्राही होता है इनमें होता है फोस्फोइनोल पाइवरेट, और इधर आपका क्या होता है, रूबिस्को। ये इलेक्ट्रॉन प्राथमिक ग्राही यहां है और ये इलेक्ट्रॉन प्राथमिक ग्राही यहां। यहां C4 साइकिल चलता है, मतलब C4 साइकिल के अंदर या C4 चक्कर के अंदर 2 साइकिल चलते हैं। C4 चक्र भी चलता है और C3 भी चलता है। C3 आपका पूल आच्छद कोशिकाओं में चलता है और ये आपका किस में चलता है, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में चलता है। इसको हम बोलते हैं प्राथमिक CO2 ग्राही होता है फोस्फोइनोल पाइरुवेट। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है
बहुत बार एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पर्ण मध्योतक अलग है, पूल अच्छद अलग है। C3 में तो कोई चक्कर नहीं है, बराबर है सभी। C3 साइकिल के अंदर तो हम क्या मान के चलेंगे कि हमारा एक ही तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, मीजोफिलिया पर्ण मध्योतक कोशिकाएं। लेकिन जब बात करें वो किसकी, C4 साइकिल की, तो उस संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि वो बात पर्ण मध्योतक की कर रहा है या बात पूल अच्छद की कर रहा है। तो वो बात C3 की कर रहा है या C4 की कर रहा है। तो आपको प्राथमिक ग्राही हमेशा क्या होगा, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में ही CO2 का प्राथमिक कार्बोक्सिलेशन होगा। CO2 कार्बोक्सिलेशन प्राथमिक किसमें होगा, पैप में, पैप एंजाइम करेगा, C4 साइकिल में होगा। जबकि पूल अच्छद कोशिकाओं में क्या होगा, पूल अच्छद कोशिकाओं में C3 साइकिल चलेगा और रूबीज को एंजाइम पाया जाएगा, रूबीज को पाया जाएगा और इधर पैप एंजाइम पाया जाएगा। यही आपका प्रश्न है। प्रकाश C4 चक्कर के संबंध में ये बात कर रहा है, C4 चक्कर के संबंध में एसोमेलित है। C4 चक्कर का प्राथमिक CO2 ग्राही क्या होता है, पैप होता है, जिसको फोस्फोइनोल पाइरूवेट कहते हैं। पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में रूबीज को एंजाइम नहीं पाया जाता है, बिल्कुल बात सही है कि पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में रूबीज को नहीं पाया जाएगा, क्योंकि पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में क्या पाया जा रहा है, फोस्फोइनोल पाइरूवेट पाया जा रहा है, जो कि प्राथमिक CO2 ग्राही है। बात ये भी सही है, ये भी सही। तीसरी, C4 अम्ल ऑक्जेलोएस्टिक एसिड पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में निर्मित होता है, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में निर्मित होता है। ये बात भी सही है, क्योंकि हमने देखा है कि C4 जो साइकिल है उसके अंतर्गत हमारा C4 चक्कर चलता है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। C4 चक्कर किसमें, पर्ण मध्योतक में चलता है, और वहां क्या चलता है, C3 चलता है। अगला है, पूल अच्छद कोशिकाओं में प्राथमिक CO2 ग्राही पेप होता है, ये गलत है। पूल अच्छद कोशिकाओं में प्राथमिक CO2 ग्राही क्या होगा, रूबीज को होगा। वैसे ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है C4 साइकिल के अंदर। इतनी बात आप समझ गए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ये चारों ही पॉइंट एनसीईआरटी में दे रखे, वैसे भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहां से बनेगा कन्फर्म है, चाहे एक लाइन से पूछे, दो से पूछे, लेकिन आपके दिमाग में जहन में आना चाहिए कि ये बात किसकी कर रहा है, कि प्राथमिक CO2 ग्राही की बात कर रहा है, द्वितीयक कर रहा है, कार्बोक्सिलेशन प्राथमिक की बात कर रहा है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है C4 साइकिल के अंतर्गत। उत्तर नंबर 4 इसका क्या हो गया, गलत कथन। प्रकाश शोषण के संदर्भ में आपको बताना था कि प्रकाश शोषण, आप सबको पता है कि C3 पादपों के अंदर कम CO2 व O2 की उच्च सांद्रता पर, तीव्र प्रकाश व उच्च ताप पर क्या होगा, प्रकाश C3 पादपों में क्या होगा, केल्विन चक्कर से जुड़ी हुई ये घटना है, जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में O2 लगती है तथा CO2 उत्पन्न होती है। भी C3 पादपों के अंदर आप सबको पता है, C3 जो पादप है उनमें प्रकाश शोषण पाया जाता है, जिसमें O2 लगती है और CO2 निकलती है। ये किसमें होती है, C3 पादपों में होने वाली घटना है। इसके होने से क्या होगा, पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण की घट प्रकाश संश्लेषण है उसकी संश्लेषण में क्या आती है, कमी आती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या आती है, कमी आती है। जब आपका C3 साइकिल चलता है और उसमें क्या होता है, प्रकाश शोषण होता है, इसके कारण प्रकाश संश्लेषण में क्या आती है, कमी आती है। यह घटना आपको पता है कि C4 पादपों में नहीं पाई जाती है, इसीलिए C3 पादपों की तुलना में C4 पादप अधिक दक्ष माने जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर C3 साइकिल नहीं चलता है। अब C3 पादपों के बारे में और भी हमें पता होना चाहिए, सॉरी, प्रकाश शोषण के बारे में। यहाँ O2 की उच्च सांद्रता होती है, CO2 की कम सांद्रता होती है। इसे प्रकाश संश्लेषण की जो घटना है उसके समय ये घटना होती है, किसमें पाई जाती है, C3 पादपों में, या केल्विन चक्कर के साथ ये काम होता है या चलता है। इसकी खोज डेकर और टियो ने की थी। इसका जो आधारीय पदार्थ है वो क्या होता है, 2 कार्बन का फोस्फोग्लाइकोलेट होता है, 2 कार्बन का फोस्फो ग्लाइकोलेट होता है, 2 कार्बन का फोस्फोग्लाइकोलेट होता है। इनका आधारीय पदार्थ क्या होता है, 2 कार्बन का फोस्फोग्लाइकोलेट होता है। 1 मिनट।
इसमें 2 कार्बन का क्या होता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है। आधारीय पदार्थ क्या होता है, 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है। अब यहां दे रखा है कि प्रकाश शोषण के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। प्रकाश शोषण में शर्करा व एटीपी संश्लेषण नहीं होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां ना एटीपी बनेंगे ना शर्करा बनेगी। इसमें रूबीज को एंजाइम काम करता है, ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम में संपन्न होती है, यह बात भी सही है। इनमें कम O2 व उच्च CO2 की सांद्रता होती है, इनमें कम O2 व उच्च CO2 की सांद्रता होती है। इसमें क्या होगा, कम O2 व उच्च CO2 की सांद्रता होगी, ये गलत है, क्योंकि यहां O2 की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। O2 की सांद्रता अधिक होती है और CO2 की सांद्रता क्या होती है, कम होती है। तो ये इस तरीके से होना था। तो ये चौथा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो प्रकाश शोषण के बारे में आप सब समझ गए कि पौधों में क्या होगा, C3 पौधों में हरी कोशिकाओं में जहां केल्विन चक्र चलता है वहां प्रकाश की उपस्थिति में O2 लगती है, CO2 उत्पन्न होती है, इसे प्रकाश शोषण कहते हैं, या इसे C2 चक्र भी कहा जाता है। C2 चक्र भी कहा जाता है, जो कि किसके साथ चलता है, केल्विन चक्र के साथ चलता है। तो चौथा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो प्रकाश शोषण बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, जिसके कोशिकांग इंपॉर्टेंट है, एंजाइम इंपॉर्टेंट है। आपको यहां आपको पता है कि यहां ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा बनती नहीं, एटीपी नहीं बनती, ना शर्करा का संश्लेषण होता है। ये किसके साथ चलती है, C3 चक्कर के साथ चलती है, C4 पादपों में नहीं होती, इसलिए उनकी उच्च दक्षता पाई जाती है। इनका आधारीय पदार्थ क्या होता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है। ये सारी चीजें प्रकाश शोषण से संबंधित है, आपको ध्यान में रखनी। 4 नंबर ऑप्शन इसका क्या है, राइट। अगला प्रश्न, केल्विन चक्कर के संबंध में असत्य कथन का चयन आपको करना है। तो केल्विन चक्कर C3 पौधों की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है। केल्विन जो साइकिल होता है वो C3 पौधों की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है। C4 पौधों की पूल अक्षत कोशिकाओं में भी पाया जाता है। एक क्या क्या हटा हुआ है, बस स्टैंड है क्या, एक PDF अपलोड कर दियो 2.0 में करी कौन डिवाइस है 2.0 ठीक करो 2.0 की मशीन में लगा दोगे एकांश वीडियो ओके 2 पेपर की अपलोड हो रहे हैं हाँ ठीक है ओके है सेकंड ग्रेड साइंस टेस्ट में बताया PDF है किया मैंने क्या किया था करी अपलोड किया ठीक है PDF आंसर की ओर कर देंगे। आगे देखो, क्षमा चाहते हैं कोई, आगे देखो, केल्विन चक्र के संबंध में असत्य कथन है। केल्विन चक्र C3 पौधों की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है। C4 पौधों की पूल अक्षत कोशिकाओं में पाया जाता है। देखो केल्विन चक्र C3 पादपों में ही पाया जाता है, आप सबको पता है। और केल्विन चक्र C यहाँ पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के अलावा कोई कोशिका होती नहीं है, तो पूल अक्षत कोशिका की तो आपको बात ही नहीं करनी है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि C4 पौधों की पूल अक्षत कोशिकाओं में पाया जाता है, ये बात हमने पहले की थी, क्योंकि C4 पादपों के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो पर्ण मध्योतक और एक पूल अक्षत। तो पर्ण मध्योतक में तो क्या चलता है, C4 साइकिल चलता है, और पूल अक्षत कोशिकाओं में हमने बात की थी क्या चलता है, C3 साइकिल चलता है। इसलिए यह C4 पौधों की पूल अक्षत कोशिकाओं में भी पाया जाता है। दोनों कथन सही है, क्योंकि C4 में भी C3 चलता है। कौन सी कोशिकाओं, क्योंकि वहां 2 तरह की कोशिकाएं, पर्ण मध्योतक में C4, पूल अक्षत में C3। तो ये दोनों कथन 1 और 2 आपके क्या है, सही है। C4 पौधों की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है। C4 की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में क्या चलता है, C4 साइकिल चलता है। और C3 व C4 पौधों दोनों में पाया जाता है, दोनों में कंप्लीट रूप से नहीं पाया जाता है। केवल यह विशेषता है C3 की, और C4 में केवल और केवल पर्ण मध्योतक कोशिकाओं, इसलिए ये चौथा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो 3 और 4 क्या हो गए, गलत हो गए। ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका क्या है,
राइट। तो आप ऑप्शन नंबर 1 और 2 राइट करेंगे। आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि असत्य की बात कर रहा है, तो असत्य आपके 3 और 4 असत्य हो गए, मतलब 4 नंबर ऑप्शन क्या हो गया इसका राइट हो गया। 4 नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, 3 नंबर और 4 नंबर गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। 1 नंबर और 2 नंबर आपका सही है। इसमें कंफ्यूज अपने हो जाते हैं C4 में, और C4 में हमें दोनों कोशिकाओं का ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों में अलग अलग C3 भी चलता है, C4 भी चलता है। अचक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के संबंध में देखो, इस तरीके से यदि आप इसको समझेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कहीं आपको दिक्कत आएगी, आराम से आप बायो को कर लो। लेकिन इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालें, सॉल्यूशन को प्रॉपर देखें, समझें और खुद भी प्रयास करें इसको करने का। अचक्रीय इलेक्ट्रॉन, हम बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाशिक अभिक्रिया, और प्रकाशिक में किसकी, अचक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, जिसको हम नॉन साइक्लिक ईटीएस कहते हैं। संदर्भ में सही कथन का चयन यहां करना है। जेड स्कीम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जो जेड स्कीम है उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या होता है। देखो जेड स्कीम जो है, जेड स्कीम का मतलब है अचक्रीय, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। जेड स्कीम भी दिया जा सकता है, क्योंकि अचक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण या अचक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र को या नॉन साइक्लिक एटीएस को क्या कहा जाता है, जेड स्कीम भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी आकृति कैसी बनती है, जेड जैसी बन जाती है। प्राथमिक ग्राही क्या होता है, फियोफाइटिन होता है, बिल्कुल सही कथन है। जेड स्कीम में प्रकाश तंत्र फर्स्ट व सेकंड के बीच की योजक कड़ी प्लास्टोसाइनिन को मानते हैं। किसको मानते हैं, प्लास्टोसाइनिन को मानते हैं। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि साइटोक्रोम एफ है। तो दोनों में से कोई एक दिया जा सकता है, दोनों ही आपके सही माने जाएंगे। या अगला आपको प्लास्टोसाइनिन देगा या आपको साइटोक्रोम एफ देगा। साइटोक्रोम एफ दे या प्लास्टोसाइनिन दे, एक ही बात है। तो दोनों आपके क्या है, सही है। तीसरा है, एक जेड स्कीम पूर्ण होने पर 2 NADPH2 व 1 ATP का निर्माण होता है। ये बात भी क्या है, सही है। एक जेड स्कीम जब पूर्ण होगी तो 2 NADPH2 का निर्माण होगा व 1 ATP का निर्माण होगा। 2 NADPH2 व 1 ATP किसमें बनेंगे, आपके एक जेड स्कीम को पूर्ण होने में बनेंगे। 2 NADPH2 और 1 ATP का निर्माण किसमें होगा, एक जेड स्कीम पूर्ण होने में होगा। 2 NADPH2 बनेंगे और 1 ATP का निर्माण होगा। चौथा है, जेड स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन या ऊर्जा का प्रवाह है जो प्रकाश तंत्र सेकंड से फर्स्ट की ओर होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो चारों कथन अचक्रीय के संदर्भ में क्या है, सही है। अचक्रीय के संदर्भ में चारों कथन क्या है आपके, राइट। चारों कथन क्या है आपके, राइट है। अचक्रीय जेड स्कीम में इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही फियोफाइटिन होता है। जेड स्कीम में प्रकाश तंत्र फर्स्ट व सेकंड के बीच की योजक कड़ी प्लास्टोसाइनिन है। एक जेड स्कीम पूर्ण होने पर 2 NADPH2 व 1 ATP का निर्माण होता है। जेड स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का प्रवाह प्रकाश तंत्र सेकंड से फर्स्ट की ओर होता है। तो 1 2 3 4 कथन आपके क्या है, सही है। केम पादपों के दौरान, बहुत अच्छा प्रश्न था। अब इसके लिए हमें यह ध्यान होना चाहिए कि चारों चीजें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी कि जब भी ऐसा प्रश्न आए, बात करें वो अंतर के रूप में, तो आपको मुख्य रूप से सभी के बारे में ध्यान यहां रखना बहुत जरूरी है कि यहां हमें C3 C4 और केम, ऐसा ध्यान रखो एक साथ कि ऊर्जा का जो उत्पादन है अलग अलग में अलग अलग होता है। आपको पता है कि C3 C4 इनकी हम बात करते हैं, आप सबको ध्यान भी है कि इनका जो अंतर है बहुत कम अंतर है। देखो इनमें पहला जो स्थायी पदार्थ है, इनमें सारी चीजें हम देख लेते हैं एक बार। इनका जो पहला स्थायी पदार्थ है वो क्या होता है, PGA होता है, फोस्फो गिल्सरिक एसिड होता है, जो कि आपका 3 कार्बन का होता है। यहाँ ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होता है जो कि 4 कार्बन का, यहाँ भी ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होता है जो कि 4 कार्बन का होता है। ये आपका पहला अंतर है इनमें। दूसरा अंतर क्या कहता है, इनमें ऊर्जा का जो निर्माण है, एक ग्लूकोज के निर्माण के लिए एक ग्लूकोज अणु के निर्माण हेतु हमें कितने एटीपी, 18 एटीपी, कितने एटीपी, 18 एटीपी व 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। यहां एक ग्लूकोज निर्माण हेतु कितने चाहिए, 30 एटीपी और 12 NADPH2। यहां एक ग्लूकोज के निर्माण हेतु क्या चाहिए, 30 एटीपी व
12NADPH2। देखो यहां सेम है दोनों में 30 ATP 12 NADPH2, 30 ATP 12 NADPH2, लेकिन वहां हमें क्या चाहिए था 18 ATP और 12 NADPH2। 18 ATP और 12 NADPH2, 30 ATP 12 NADPH2, 30 ATP 12 NADPH2। ये था दूसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या होता है, देखो क्रांज एनाटोमी अनुपस्थित होती है। क्रेंज एनाटोमी, क्रेंज एनाटोमी क्या है, एब्सेंट होती है। क्रेंज एनाटोमी एब्सेंट होती है। लाइट देख लियो, प्रिंट देनो पहले देख लियो भाई। क्रांज एनाटोमी क्या होती है, एब्सेंट होती है। देखो क्रेंज एनाटोमी क्या है, एब्सेंट होती है, बहुत आसान है। क्रेंज एनाटोमी क्या है, एब्सेंट होती है। यहां भी क्या होगी, यहां पाई जाएगी और यहां क्या होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है। चौथा ऑप्शन, यहां क्या होगा चौथा ऑप्शन, प्रकाश शोषण के बारे में है। प्रकाश शोषण पाया जाएगा, यहां एब्सेंट होगा और यहां भी क्या होगा, प्रकाश शोषण एब्सेंट होगा। ये महत्वपूर्ण अंतर है C3 और C4 के अंदर। और आपको ये भी पता होगा, अब इसके अंदर हमें ये बताना चाहिए CO2 ग्राही क्या होगा। तो CO2 ग्राही हमें पता है C3 साइकिल के अंदर तो सीधा क्या होता है, पैप होता है। C3 साइकिल के अंदर CO2 ग्राही क्या होता है, रूबिस्को होता है, रूबिस्को। और यहां पैप और रूबिस्को दोनों होते हैं, क्योंकि पर्ण मध्योतक में पैप, मूल अक्षद में रूबिस्को होता है। और यहां भी CO2 ग्राही पैप और रूबिस्को होते हैं। तो ये अंतर है मुख्य रूप से आप में C3 और C4 साइकिल के अंदर। इनको आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। इतना आपका क्लियर है, तब आपका आराम से आगे हो जाएगा प्रश्न। देखो केम पादपों के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए कितने एटीपी और NADPH2 की आवश्यकता होती है, तो 18 ATP 16 NADPH2। ये देखो ये आपका ठीक हो जाता है, लेकिन यहां गलत है। आपका क्या दे रखा है, 30 ATP और 12 NADPH2। 30 ATP और 12 NADPH2 की हमें आवश्यकता होगी किसके अंदर, जब हम केम पादप की बात करेंगे। हम बात करें C3 और C4 की, उस दशा में हमें 18 ATP व 12 NADPH2 की आवश्यकता होती। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अगला प्रश्न है 114 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर NADPH2 बनता है, ATP बनते हैं, ऑक्सीजन निकलती है या बनती है, लेकिन NADH2 ये किसका है, शोषण का है। ये दोनों में अंतर है। यदि NADPH2 लगा हो या H लगा हो तो ये प्रकाश संश्लेषण है। NADH की बात करें, P नहीं है, तो इसका मतलब ये किसका है, शोषण का है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या है, या उत्पाद नहीं है। निम्न में से पादप कोशिका की रसधानी में जल घुलित वर्णक कौन सा है। ये सारे वर्णक बाकी तो सारे क्लोरोफिल के अंदर पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, सॉरी, लेकिन आपका जो एंथोसाइनिन है ये आपका क्लोरोप्लास्ट में न पाकर पादप कोशिका की रसधानी में पाया जाता है। पादप कोशिका की रसधानी में क्या पाया जाता है, एंथोसाइनिन पाया जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, C3 व C4 पादपों में पर महत्वपूर्ण अंतर उत्पन्न करने वाली प्रतिक्रिया है। मतलब ऐसा कौन सा घटना है, ऐसी कौन सी घटना है जो केवल C3 में या C4 में ही पाई जाती है। तो ऐसी घटना आप सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण C3 में भी होता है, C4 में भी होता है, वाष्पोत्सर्जन दोनों में होता है, ग्लाइकोलाइसिस दोनों में नहीं होता, कोई मतलब नहीं है ग्लाइकोलाइसिस की घटना। हालांकि ग्लाइकोलाइसिस शोषण से जुड़ी हुई दोनों में होगी, सॉरी दोनों के अंदर ही होगी। और अब प्रकाश शोषण की बात करें, ये आपको पता है केवल और केवल किस में होता है, C3 पादपों में होता है। C3 में प्रकाश शोषण पाया जाता है, C4 में क्या है, एब्सेंट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न यहां दिए जा रहे हैं एक से एक बढ़कर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ये प्रकाश संश्लेषण और शोषण में इतने प्रश्न कर लेते हैं तो आपका प्रश्न गलत होगा ही नहीं। बहुत एक से एक चढ़ते प्रश्न है, आपको इसमें से ही प्रश्न आराम से मिल जाएगा।
क्रेंज सारिणिकी में पूल आच्छद कोशिकाओं में होते हैं। क्रेंज सारिणिकी में पूल आच्छद कोशिकाओं में होते हैं। पतली भित्तियां अनेक अंतराकोशिकीय स्थान किंतु कोई हरितलवक नहीं। मोटी भित्तियां बड़ी संख्या में हरितलवक किंतु कोई अंतराकोशिकीय स्थान नहीं। ये प्रश्न अच्छा है। पतली भित्तियां कुछ हरितलवक किंतु अंतराकोशिकीय स्थान नहीं। मोटी भित्तियां अनेक अंतराकोशिकीय स्थान तथा कुछ हरितलवक। देखो जब हम बात करते हैं क्रेंज एनाटोमी में तो वहां दो तरह की कोशिकाएं होंगी, एक पूल आच्छद कोशिकाएं होती है और एक मिजोफिल कोशिका। मिजोफिल कोशिका में C4 साइकिल के अंदर मिजोफिल जो कोशिकाएं हैं इनमें क्या होगा, मिजोफिल सेल के अंदर मिजोफिल सेल के अंदर क्या होगा, आपका जो क्लोरोप्लास्ट है छोटा, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, छोटा होता है और ग्रेना युक्त होता है। ग्रेना युक्त होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी, पहली बात। दूसरा, पर्ण मध्य जो पूल आच्छद कोशिकाएं हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, बड़ा होगा और ग्रेना रहित होगा। ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी। लेकिन ये कह रहे हैं कि क्रेन शारीरिकी में पूल आच्छद कोशिकाओं में होते हैं तो मोटी भित्तियां होंगी, बड़ी संख्या में हरितलवक होंगे। संख्या क्या होगी, बड़ी मतलब अधिक संख्या में हरितलवक होंगे, वहां कम संख्या में होते, किंतु कोई भी अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होगा। अब अंतराकोशिकीय स्थान क्यों नहीं होगा कि हरितलवक बहुत ज्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में है, तो अंतराकोशिकीय स्थान बचेगा नहीं, इंटरसेलुलर स्पेस जो है बचेगा नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा, भित्तियां मोटी होंगी, बड़ी संख्या में हरितलवक होंगे, किंतु कोई भी अंतराकोशिकीय स्थान इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी। लाल ड्रॉप में कौन सा वर्णक तंत्र अक्रिय हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। जब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की तो रेड ड्रॉप और इमर्सन इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। और यहां हमें कंफ्यूजन भी बहुत होता है कि रेड ड्रॉप क्या है, ये चीज समझनी है। रेड ड्रॉप, लाल बूंद प्रभाव हिंदी में कहते हैं। होगा क्या, जब किसी पौधे को या जब हम 680 nm से अधिक प्रकाश देते हैं, जब हम प्रकाश 680 nm से अधिक, 680 नैनोमीटर से अधिक देंगे तो उसकी प्रकाश संश्लेषण की दर, प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आती है। प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आती है, प्रकाश संश्लेषण में कमी आती है या गिरावट आती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या आती है, गिरावट आती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, रेड ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, अब देखो रेड ड्रॉप का मतलब है कि 680 nm से प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आती है। 680 nm से जब अधिक प्रकाश देंगे, 680 nm से जब अधिक प्रकाश देंगे, इसका मतलब 680 nm से अधिक होगा तो वो क्या होगा, प्रकाश तंत्र फर्स्ट में ही जाएगा, क्योंकि प्रकाश तंत्र फर्स्ट में कितना होता है, P700 होता है। तो वह प्रकाश किसकी ओर जा रहा है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट की ओर जा रहा है। इसका मतलब यहां प्रकाश तंत्र सेकंड का काम नहीं है, क्योंकि प्रकाश तंत्र सेकंड में तो विक्रिया के अंदर कितना होता है, 680 होता है। तो 680 तक तो किस में आता, प्रकाश तंत्र सेकंड में आता है, लेकिन 680 से अधिक तो वो प्रकाश तंत्र फर्स्ट में जा रहा है। इसलिए प्रकाश तंत्र सेकंड क्या हो गया, यहां अक्रिय हो गया। प्रकाश तंत्र सेकंड क्या हो गया, अक्रिय हो गया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ जाता है कई बार, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड के बारे में इतना अंतर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। लेकिन जब हम बात करें इमर्सन इफेक्ट, इमर्सन इफेक्ट में क्या होगा कि जब हम 680 nm से अधिक, 680 nm से कम मिक्स प्रकाश देंगे तो प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होगी।
प्रकाश संश्लेषण में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसे हम क्या कहेंगे, आपका इमर्सन इफेक्ट कहेंगे, इमर्सन प्रभाव कहेंगे, इमर्सन इफेक्ट कहेंगे। आज हम करंट अफेयर्स की क्लास भी लेंगे। करंट अफेयर्स का जो खेल वाला टॉपिक है, राजस्थान के खेल और खिलाड़ी, उसको भी हम पूरा करवाएंगे। इससे पहले हमने योजनाओं का टॉपिक एक करवाया था, योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं, जो प्रोग्राम्स है राजस्थान के, उस पर हमने बात की थी। और इसके साथ साथ आगामी जो टॉपिक है, हम राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर बात करेंगे जो आपके सिलेबस में। तो आज करंट की क्लास भी शाम को 8-9 बजे होगी। लाल ड्रॉप में कौन सा वर्णक तंत्र एक्रिया हो जाता है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड। केवल आपका प्रकाश तंत्र सेकंड एक्रिया हो जाता है, क्योंकि ये 680 nm से अधिक प्रकाश की बात कर रहा है। 680 nm जाएगा तो ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट की बात करेगा, सेकंड क्या हो जाएगा, एक्रिया हो जाएगा। रेड ड्रॉप कहते हैं। इमर्सन की बात करें तो इमर्सन प्रभाव में 680 nm से अधिक और कम दोनों को मिक्स प्रकाश देंगे, प्रकाश संश्लेषण में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये था आपका उत्तर नंबर 3 राइट। अच्छा प्रश्न आ सकता है, केल्विन चक्र में कितने पद ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए काम में आते हैं। देखो बहुत अच्छा प्रश्न। अब यहां शायद आप नहीं समझ पाए होंगे, प्रश्न की शैली नहीं समझ पाए होंगे कि केल्विन चक्र में कितने पद ग्लूकोज का एक अणु बनाते हैं। अब आप सबको पता होगा कि एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए, एक ग्लूकोज अणु के निर्माण हेतु 6 बार चलता है केल्विन साइकिल, 6 बार केल्विन चक्र चलता है, 6 बार केल्विन चक्र चलता है, 6 बार क्या है, केल्विन चक्र चलता है। एक ग्लूकोज अणु का जो निर्माण है, उसके निर्माण के लिए 6 बार केल्विन चक्र चलता है। तो एक पद में ग्लूकोज अणु कितने बनेंगे भी, एक केल्विन चक्र के कितने पद ग्लूकोज का एक अणु बनाते हैं भी, 6 बनाएंगे, क्योंकि एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए 6 बार केल्विन चक्र चलता है। तो 6 जो पद हैं वो बनेंगे भी। केल्विन चक्र के 6 पद जब आएंगे तब एक ग्लूकोज का अणु बनेगा। तो एक ग्लूकोज के अणु बनने के लिए केल्विन चक्र को 6 बार चलना पड़ता है। ठीक है, आगे हम इस पर बात भी करेंगे क्योंकि केल्विन चक्र में 18 एटीपी बनते हैं और 12 NADPH2 बनते हैं। तो 18 में 6 का भाग देंगे तो 1 में 3 एटीपी और 6 दूना 12, 2 NADPH2। केल्विन चक्र का जब 6 बार चलेगा, एक बार जब चलेगा तो इतनी ऊर्जा बढ़ाएगा, 3 एटीपी और 2 NADPH2। फिर दूसरी बार चलेगा, फिर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 6 बार जब चलेगा तो टोटल कितने बन जाएंगे, 18 एटीपी और 12 NADPH2 बन जाएंगे। उत्तर नंबर 3 आपका क्या है, राइट। केल्विन चक्र द्वारा CO2 अणु के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। केल्विन चक्र द्वारा CO2 अणु के लिए, जो केल्विन चक्र के द्वारा एक CO2 अणु के लिए क्या आवश्यक होगा भाई, एक केल्विन चक्र जो है उसके CO2 अणु, एक CO2 अणु के लिए क्या आवश्यक होगा। देखो कैसे, क्योंकि जब एक केल्विन चक्र चलता है तो एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए एक ग्लूकोज अणु निर्माण हेतु 6 बार चलता है, 6 बार चलता है। ठीक है, तो 6 बार चलेगा तो कितने अणु बनेंगे, 6 CO2 के अणु बनेंगे, 6 CO2 के अणु बने। 6 CO2 के अणु कब बने, जब पूरा चक्कर चलेगा, एक ग्लूकोज अणु का निर्माण होगा। लेकिन जब एक CO2 अणु बनाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 का भाग देना पड़ेगा। 6 बार चलता है तो टोटल उत्पाद क्या बन रहा था, 12 NADPH2 और 18 ATP बन गए। तो अब हमें क्या करना है, केल्विन चक्र के एक CO2 अणु के स्थिरीकरण के लिए हमें करना होगा 12 NADPH2 और 18 ATP बनेंगे। लेकिन ये बात किसकी कर रहा है, एक CO2 अणु के निर्माण की बात कर रहा है। तो एक CO2 अणु निर्माण के लिए हमें 3 ATP बनेंगे, 2 NADPH2 बनेंगे, क्योंकि इसमें हम किसका 6 का भाग देंगे, 6 का भाग देंगे तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, तो 3 ATP हो गए और 2 NADPH2 हो गए। ये बात आप समझ चुके होंगे कि केल्विन चक्र में
एक CO2 अणु निर्माण के लिए हमें ये बनेगा। यदि 6 का निर्माण करना हो तो 6 का निर्माण करने, क्योंकि एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए 6 बार चलेगा तो 6 CO2 बनेंगे, तो 6 का निर्माण करना होगा तो 6 तिया 18 ATP हो जाते हैं और 12 NADPH2 हो जाते हैं। ये आपका ध्यान रखना है एक CO2 अणु के लिए, क्योंकि वहां 6 बार चलेगा, एक ग्लूकोज अणु का निर्माण होगा तो 6 बार चलेगा तो 6 CO2 के अणु बनेंगे। एक CO2 की बात कर रहा है तो आप निकाल दोगे 18 ATP और 12 NADPH। तो इस तरीके से इसकी गणना आपको ध्यान होना चाहिए। ये तब पता होगा तब आपको टोटल एनर्जी पता होगी, टोटल एनर्जी में से आपको 6 का भाग देना। तो उत्तर नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। किस तकनीक ने केल्विन चक्र की खोज में सहायता की थी? आपको पता है कि रेडियो एक्टिव जो टेक्निक थी, क्लोरेला और सेंडेस्मस, क्लोरेला सेवाल था, सेंडेस्मस भी क्या था, सेवाल था। इन दोनों पर प्रयोग करते हुए केल्विन चक्र की खोज की गई और इस टेक्निक का नाम था ऑटो रेडियोग्राफी और क्रोमेटोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी व क्रोमेटोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी और क्रोमेटोग्राफी दोनों टेक्निक थी। इसके टेक्निक के माध्यम से उन्होंने प्रकाश के केल्विन साइकिल की खोज की थी। तो आप ध्यान रखेंगे केल्विन चक्र के लिए रेडियो एक्टिव समस्थानिक विधि या आप ऑटो रेडियोग्राफी क्रोमेटोग्राफी विधि, सेवाल कौन से थे, क्लोरेला और सेंडेस्मस पर प्रयोग करते हुए इस टेक्निक की खोज की थी, साइकिल की खोज की थी। तो उत्तर नंबर 3 आपका राइट। C4 पादपों में केल्विन चक्र कार्य करता है। C4 जो पादप है उनमें केल्विन चक्र बंडल शीथ हरित लवकों के स्ट्रोमा में पाया जाता है। क्योंकि C4 पादप जो है उनके अंदर हमने एक चीज देखी थी कि C4 पादपों में पर्ण मध्योतक बोल दो या मीजोफिल बोल दो, ये कोशिका थी एक। तो दूसरी हमारी कोशिका कौन सी थी, पूल आच्छद थी, पूल आच्छद कोशिका थी। इसके अंतर्गत क्या था, C4 साइकिल चल रहा था और यहां क्या चल रहा था, C3 साइकिल चल रहा था। ये बोल रहे C4 पादपों में केल्विन चक्कर, मतलब C4 पादपों में C3 साइकिल कहां चलता है, तो ये पूल आच्छद में चलेगा। बंडल शीत बोल दो या पूल आच्छद, हरितलवक के स्ट्रोमा में होगी, क्योंकि अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है, स्ट्रोमा में होती है। तो ये ध्यान रखना, यहां पूछ ले C4 पादपों में C4 साइकिल कहां चलता है, तो C4 चलता है मिजोफिल की जो स्ट्रोमा के अंदर चलता है, मिजोफिल के स्ट्रोमा में चलता है। ये किस में चलता है, पर्णमध्योतक के पूल आच्छद के स्ट्रोमा के अंदर चलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि C4 पादपों में केल्विन चक्र कहां चलता है, बंडल शीथ हरित लवकों के स्ट्रोमा में। क्यों चलता है बंडल शीथ, क्योंकि इसमें दो साइकिल चलते हैं। C4 साइकिल आपका पर्ण मध्योतक में चल रहा था, C3 साइकिल आपका पूल आच्छद में चल रहा है या बंडल ऑफ शीथ में चल रहा है। C3 साइकिल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। स्ट्रोमा में इसलिए चल रहा है क्योंकि ये अप्रकाशिक अभिक्रिया, इसलिए उत्तर नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तंत्र सेकंड निम्न में स्थित होता है। प्रकाश तंत्र जो सेकंड होते हैं वो थाइलोकोइड झिल्ली के अंदर की ओर स्थित होते हैं। प्रकाश तंत्र फर्स्ट हो सेकंड हो सारे कहां पाए जाते हैं, थाइलोकोइड जो झिल्ली है उसके अंदर की ओर पाए जाते हैं, बाहर नहीं होते, थाइलोकोइड झिल्ली के अंदर की ओर पाए जाते हैं। उत्तर नंबर 1 राइट। C4 पौधों की पत्तियों में CO2 स्थिरीकरण के दौरान मेलिक अम्ल का निर्माण किस कोशिकाओं में होता है? मेलिक अम्ल का जो निर्माण है वो आपका फ्लोएम में होता है। C4 पौधों की पत्तियों में CO2 स्थिरीकरण के दौरान मेलिक अम्ल का निर्माण आपका कहां होता है? मेलिक अम्ल का जो निर्माण है आपका मीजोफिल कोशिकाओं में होता है। कहां होता है, देखो दोनों कोशिकाएं हैं, एक तो होता है आपका पर्ण मध्योतक, दूसरा आपका क्या होता है, पूल आच्छद। पर्ण मध्योतक की हम बात करें, दोनों कोशिकाएं आपको ध्यान है,
यदि हम देखें C4 पौधों की पत्तियों में CO2 स्थिरीकरण के दौरान मैलिक अम्ल का निर्माण कहाँ होता है? निर्माण किसकी कोशिकाओं में? तो यहां दे रखा है फ्लोएम। देखो फ्लोएम में नहीं होगा। अब बात आती है मीजोफिल कोशिकाओं में होगा या पूल अक्षत कोशिकाओं में होगा। तो ये आपका किस में होता है? मीजोफिल कोशिकाओं में, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में होता है। पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के अंदर आपका क्या होता है? मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। फिर भी एक बार थोड़ा सा इसको कंफर्म करना पड़ेगा। दे रखा है कि पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में ये बनता है और बाद में कहा जाता है पूल अक्षत कोशिकाओं में जाता है। दोनों चीजें हैं। कई एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा ये स्पष्ट रूप से नहीं लिख रखा है, लेकिन जहां तक देखें तो ये पर्ण मध्योतक में बनेगा और कहाँ चला जाएगा? पूल अक्षत कोशिकाओं में चला जाएगा। तो ये कह रहा है कि निर्माण कहाँ होता है, तो आप इसका क्या दोगे? मीजोफिल कोशिकाएं उत्तर सही करोगे। मीजोफिल कोशिकाएं इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। 2 नंबर। अगला प्रश्न, C4 पौधों में केल्विन चक्र के एंजाइम किस में उपस्थित होते हैं? तो C4 पौधों में जो केल्विन चक्र के एंजाइम होंगे, क्योंकि C4 पौधों में जो केल्विन चक्र है, C3 चक्र है, वो पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में न पाया जाकर पूल आच्छादित कोशिकाओं में पाया जाता है। क्योंकि यहां 2 प्रकार की सेल है। पर्ण मध्योतक में तो क्या होगा? C3 साइकिल होगा, C4 साइकिल होगा सॉरी, और यहां क्या होगा? पूल आच्छाद में C3 साइकिल होगा। तो ये बात कर रहा है C3 साइकिल की, तो ये बंडल ऑफ सीथ बोल सकते हो, या आप क्या बोल सकते हो? पूल आच्छाद कोशिकाओं में के क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्योंकि जहां ये होगा वहीं उसके एंजाइम होंगे। तो C4 पौधों में केल्विन चक्र के जो एंजाइम है वो बंडल ऑफ सीथ कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यहां हम कंफ्यूज होंगे कि क्या चल रहा है। आपको 2 ही चीज कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि बात C4 साइकिल की हो रही है, और C4 साइकिल में यदि बात वो 2 प्रकार की कोशिकाएं, पर्ण मध्योतक मतलब C4 साइकिल, पूल आच्छद मतलब C3 साइकिल। आपको वहां ये नहीं देखना कि C3 साइकिल जो केल्विन चक्र होता है वो तो वहां नहीं। C4 के लिए दोनों चलेंगे। C4 में बात ये पर्ण मध्योतक की कर रहा है तो वहां C4 साइकिल चलेगा, या जिसको हम क्या कहेंगे? पर्ण मध्योतक, उसको हमें C4 साइकिल चलेगा। ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड उत्पाद बनेगा और आपका क्या होगा? उसके एंजाइम वहां पाए जाएंगे। यदि बात कर रहा है पूल आच्छद की, तो पूल आच्छद में C3 साइकिल पर चलता है और वहां उसके एंजाइम पाए जाते हैं। तो उत्तर नंबर 2 आपका क्या होगा? राइट होगा। केल्विन चक्र का जो क्रम है, केल्विन चक्र में 3 घटनाएं पाई जाती हैं। एक तो होता है कार्बोक्सिलेशन, अपचयन और पुनरुद्भवन। सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होगा, उसके बाद उसका अपचयन होगा, और रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की घटना लास्ट में होती है। तो ये तीनों आपके क्या होंगे? राइट होंगे। नंबर 3 आपका क्या होगा? राइट आंसर। C4 चक्र के संबंध में निम्न कथनों को देखिए वह सही विकल्प का चयन कीजिए। मीजोफिल कोशिकाओं में रूबिस्को व पैपकेज दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। मीजोफिल कोशिकाओं में रूबिस्को व पैप एंजाइम दोनों पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। सही विकल्प का चयन करना है। मीजोफिल कोशिकाओं में रूबिस्को व पैपकेज दोनों नहीं होते, केवल क्या होता है? पैप होता है, इसलिए गलत है। CO2 का आरंभिक स्थिरीकरण मीजोफिल कोशिकाओं में होता है, बिल्कुल सही है। CO2 का अंतिम स्थिरीकरण बंडल ऑफ सीथ में होता है, ये बात भी बिल्कुल क्या है? सही है। तो इसका उत्तर जो होगा वो आपका क्या होगा? 2 और 3 राइट होगा। 2 नंबर और 3 नंबर क्या है? सही है, क्योंकि CO2 का जो आरंभिक स्थिरीकरण है वो मेसोफिल में होता है, पर्णमध्योतक कोशिकाओं में होता है। CO2 का अंतिम स्थिरीकरण आपका बंडल ऑफ सीथ पूल आच्छादित कोशिकाओं में होता है, इसलिए 2 और 3 सही है। 1 नंबर में दे रखा है कि मिजोफिल कोशिकाओं में रूबिस्को और पैप के दोनों नहीं पाए जाते हैं। मिजोफिल में केवल क्या पाया जाता है? पैप पाया जाता है, और दूसरी जो पूल आच्छादित कोशिका है उसमें क्या पाया जाता है? आपका रूबिस्को पाया जाता है। जबकि C3 में क्या होता है? केवल रूबिस्को होता है। ये बात कर रहे हैं C4 साइकिल की। C4 साइकिल में दोनों कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, प्रारंभिक और अंतिम।
प्रारंभिक पेप द्वारा होता है जो कि मेसोफिल में होता है, अंतिम रूबिस्को द्वारा होता है जो कि आपकी पुलाछत द्वारा होता है। तो उत्तर नंबर 1 आपका, एक ऑप्शन गलत है, 2 और 3 सही है, तो उत्तर नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। एंजाइम रूबिस्को में होती है O2 की अपेक्षा CO2 के लिए उच्च बंधुता, O2 की अपेक्षा CO2 के लिए उच्च बंधुता होती है। रूबिस्को जो एंजाइम होता है उसमें क्या पाई जाती है, O2 की अपेक्षा CO2 के लिए उच्च बंधुता होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, राइट आंसर है। स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड के साथ मिलान कीजिए और दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। C3 पौधे, C4 पौधे। C3 जो पौधे हैं उनमें क्या होगा, C4 थोड़ा सा आपको यहां ऑप्शन को समझने में दिक्कत हो सकती है, एक प्रकार का नया कूट है। ऐसा प्रश्न जब आ जाते तो हमारा प्रश्न हमारे को आ रहा होता है लेकिन हम समझ नहीं पाते हमें में करना क्या। ये देखो यहां पूछ रहा है कि C3 पौधों में, ए में ये दे रखे C3 और C4 पौधे, मतलब ए में क्या आएगा, जैसे C3 पौधे हैं यहां आपके, तो C3 पौधे दे दिया ए, 3 नंबर आएगा। C3 पौधों में क्या आएगा, 3 नंबर आ गया। और C4 पौधों में आपका क्या आएगा, 1 और 2 आएगा। इसकी सीधी में देखो 1 और 2, 1 और 2 मतलब ज्वार और मक्का तो आपके क्या है, C4 पादप हैं, और C3 पादप क्या आपका हेलियंथस है। तो उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, 3 राइट हो जाएगा। केवल यहां ऑप्शन को समझने में दिक्कत हो सकती थी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने एटीपी व NADPH2 उत्पन्न होते हैं। हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण की घटना बिना ऊर्जा वाली घटना है जहां किसी प्रकार की एटीपी का निर्माण नहीं होता है, इसलिए दोनों ही क्या हो जाएंगे, 0 0 0। ना तो एटीपी बनेगी ना आपके NADPH2 बनेंगे, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का निर्माण होता ही नहीं है। उत्तर नंबर 4 आपका राइट होगा। वह कारक जो सामान्य परिस्थितियों में प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी नहीं होता है। सामान्य परिस्थितियों के अंदर कौन सा कारक है जो कभी सीमाकारी नहीं होता, वो होता है आपका क्लोरोफिल। सामान्य परिस्थितियों के अंदर क्लोरोफिल जो है सीमाकारी नहीं होता। जल हो सकता है, प्रकाश हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, लेकिन क्लोरोफिल तो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, हमेशा पौधे के अंदर रहता है, इसलिए कभी सीमाकारी नहीं होता। उत्तर नंबर 2 आपका राइट। प्रकाश संश्लेषण को जो प्रभावित करने वाले कारक उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न आता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलीकरण SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्रेब्स चक्र के किस चरण के दौरान उत्पन्न होता है। देखो सबसे पहले हमें यहां बात करनी है कि सबस्ट्रेट लेवल होता क्या है, कि बिना ETS के, बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के डायरेक्ट ADP से ATP बन जाना, मतलब हमें ETS में जाने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत ग्लाइकोलाइसिस हो या क्रेब्स चक्र हो, तुरंत हमें क्या बन जाए, ATP बन जाए। वो एक ही दशा में हो सकती है जब हमें ATP से ATP या तो मिले या GTP मिले। यदि NADPH2 से ATP निकालना है और FADH2 से ATP निकालना है तो उस दशा में हमें कहां जाना पड़ेगा, ETS में जाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि सबस्ट्रेट लेवल, आधारीय लेवल पर SLP स्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्रेब्स चक्र के चरण में होता है। जब हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की, वहां 4 ATP हमें किससे बनते हैं, SLP से मिलते हैं। बाकी 6 ATP के लिए हमें कहां जाना पड़ता है, क्रेब्स चक्र के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि ETS के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि वहां NADPH2 के अणु बनते हैं और NADPH2 के 2 अणु बनेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ATP बनाने पड़ेंगे, उसके लिए ETS में जाना पड़ेगा। बिना ETS के डायरेक्ट जो ATP बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाते हैं। ऐसा क्रेब्स चक्र के अंदर सिर्फ एक ही जगह होता है, क्योंकि जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक अम्ल की तरफ जाते हैं तो हमें पता है क्रेब्स चक्र जब आप पढ़ते हो तो उसमें GTP बनते हैं, और वो GTP किससे बनते हैं, SLP से बनते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब आप अन्य देखिए आगे भी जाते हैं आप, आपने देखा होगा FADH2 है, जैसे आप फ्यूमेरिक अम्ल से मेलिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल से मेलिक अम्ल में जाते हैं तो FADH2 बनता है, वो भी कहां बनेगा आपकी, किस में जाएगा, ये जाएगा आपका ETS में। इसी तरह आप अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल से सक्सनिक अम्ल की तरफ जाते हैं, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल से सक्सनिक अम्ल में जाते हैं तो वहां भी क्या है आपका, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल से आप जब सक्सनिक अम्ल में या सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में जाते हैं वहां भी हमें क्या मिलता है, NADPH2 मिलता है, वो भी कहां जाना पड़ेगा, ETS में जाना पड़ेगा। तो इसका कहने का मतलब अच्छा प्रश्न है। आप इस प्रकार के प्रश्न आपको आजकल क्रेब्स चक्कर में यही प्रश्न आ रहे हैं कि GTP किस दोनों के बीच में बन रहा है, FADH2 कहां दोनों के बीच में बन रहा है। अब आप सीधा है वहां ATP आपसे कोई नहीं पूछेगा क्रेब्स चक्कर में कितने ATP बने, ये क्रम पूछता है, या कितने अणु का यौगिक है।
जैसे आपसे पूछेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सनिक अम्ल के मध्य जीटीपी बन रहा है, तो FADH2 कहां बनेगा? फ्यूमेरिक अम्ल से मेलिक अम्ल के मध्य बनेगा, फ्यूमेरिक अम्ल से मेलिक अम्ल के मध्य बनता है। या सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सनिक अम्ल के मध्य आपका कौन सा बनता है? NADPH2 बनता है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि किन दोनों के बीच में इनका निर्माण हो रहा है, तो ये प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। तो यहां पूछ रहा है कि जीटीपी मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलीकरण के दौरान हमें SLP के द्वारा क्या बन रहा है? जीटीपी मिल रहा है। वो जीटीपी कहां से कहां तक है? सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सनिक अम्ल के मध्य बनता है। बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो उत्तर नंबर 1 क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पादों के बारे में क्या सही है? देखो, ग्लाइकोलाइसिस की जब एक घटना पूरी होती है तो उसमें एक ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 पाइरुविक अम्ल बनते हैं, 2 ATP बनते हैं और 2 NADPH2 बनते हैं। एक ग्लाइकोलाइसिस जब कंप्लीट होता है अंतिम उत्पाद के रूप में 2 पाइरुविक अम्ल के अणु, 2 ATP और 2 NADPH2 बनते हैं। तो उत्तर नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्रेब्स चक्र में FAD के परिवर्तन के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में भाग लेता है। क्रेब्स चक्र में FAD के परिवर्तन के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में भाग लेता है। कौन लेता है? सक्सनिक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल, सक्सनिक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल के दौरान। देखो आगे ना प्रश्न, FAD कहां बन रहा है? सक्सनिक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल के मध्य FAD बन रहा है। अब ज्यादा प्रश्न FAD और GT पे भी आते हैं, क्योंकि NADPH2 तो 2 जगह बनता है, इसलिए दिक्कत होती है। तो एक जगह ही बनता है क्या? सक्सनिक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल के समय निर्माण, सक्सनिक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल के निर्माण के दौरान FAD से FADH2 का परिवर्तन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सक्सनिक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल के दौरान क्या बनता है? FADH2 बनता है। और सक्सनिक अम्ल से सक्सनिक अम्ल के मध्य क्या बन रहा था? GTP बन रहा था, जो कि हमें SLP द्वारा प्राप्त हुआ था। तो ये पूछ सकता है FAD का निर्माण कहां होगा? सक्सनिक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल के मध्य। और अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के मध्य क्या बनता है? NADH2 बनता है। एक NADH2 यहां बनता है। तो ये चीजें आपको ध्यान होनी। उत्तर नंबर 3 आपका राइट। इस पर मैंने 2-3 प्रश्न पहले भी दिए, हर टेस्ट के अंदर दे रहा हूं आपको। क्रेफ्ट चक्कर डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, इस प्रकार के प्रश्न क्रेफ्ट चक्कर में आते हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। क्रेफ्ट चक्र में दिए गए मध्यवर्ती उत्पादों के निर्माण का सही क्रम है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा भी प्रश्न कई बार आता है कि क्रेफ्ट चक्र में जो बने हुए उत्पाद है, मध्यवर्ती उत्पाद, आपको क्रम ध्यान रखना है कि सिट्रिक अम्ल, अल्फा गिटोग्लूटोरिक अम्ल, सक्सनिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, मेलिक अम्ल, ऑक्जेलो सक्सनिक अम्ल, अल्फा किट, ये सारी चीजें आपको क्रम में व्यवस्थित होनी चाहिए कि किसके बाद कौन सा उत्पाद बन रहा है। तो यहाँ आपको क्रम देखना था। सक्सनिक अम्ल, आपको यहाँ क्या आ रहा है? सक्सनिक अम्ल, उसके बाद फ्यूमेरिक अम्ल, मेलिक अम्ल, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। ये आपका क्रम बिल्कुल राइट है। 3 नंबर ऑप्शन आपका इसमें क्या है? सबसे पहले सक्सनिक अम्ल बन, देखो यहाँ फ्यूमेरिक के बाद सक्सनिक है, गलत है। सक्सनिक के बाद मेलिक है, गलत है। सक्सनिक के बाद फ्यूमेरिक, फ्यूमेरिक के बाद मेलिक, मेलिक के बाद ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। ये क्रम आपका विशेष तौर से जब आप पूरा क्रेफ्ट साइकिल पढ़ते हैं तो ये क्रम में आपको ध्यान में रखना। तो इस प्रकार के प्रश्न ही एग्जाम में आएंगे, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, रट लो आप। 3 नंबर ऑप्शन राइट। अगला, ट्राइपामीटिन के श्वसन गुणांक का मान क्या है? अब श्वसन गुणांक के बारे में जब हमें पढ़ते हैं, जिसके लिए कॉमन सबसे पहले सीधा सा प्रश्न आता है, आगे मैंने दे भी रखा है कि श्वसन गुणांक कहते हैं किसे? श्वसन गुणांक का मतलब होता है मुक्त CO2, मुक्त हुई CO2 अनुपात में क्या होगा? प्रयुक्त O2। प्रयुक्त की गई O2 और मुक्त CO2 का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है? RQ कहलाता है। RQ का मतलब है श्वसन गुणांक। अब वसा और प्रोटीन के लिए क्या होता है? 1 से कम होता है RQ। कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होता है, कार्बनिक अम्ल के लिए 1 से ज्यादा होता है। अब जैसे सिट्रिक आपका जो अम्ल कुछ है, ऐसे नाम भी दे रखे होंगे, आपका ऑक्जेलिक अम्ल है 4 होता है, मेलिक अम्ल है 1.3 होता है। इसी तरह कार्बनिक अम्ल जो भी हो 1 होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से। तो ट्राइपामाइटिन क्या है? एक प्रकार का वसीय पदार्थ है, वसीय अम्ल है, तो इसका होगा 0.7। अब आपका 0.9 दे रखा है, 0.07 भी दे रखा है 9, लेकिन इसका क्या होगा? वसीय अम्ल 0.7 आपको फिक्स ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में भी ये मान तो नहीं दे रखा, लेकिन इसकी बात कर रखी कि ट्राइपामाइटिन में श्वसन गुणांक आपसे 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं, या तो ऐसा दे सकता है 1 से कम, 1 से ज्यादा, यह आपको मान देगा तो ये दे दे।
तो ट्राइपामाइटिन एक प्रकार का OCML है, उसका शोषण गुणांक 1 से कम होता है, कितना होता है 0.7 होता है। वायुवीय शोषण का प्रक्रम कहलाता है। वायुवीय जो शोषण है वो किस प्रकार की घटना है, वो कैटाबोलिक है, वो एनाबोलिक है, वो पैराबोलिक है, वो एक प्रकार की एम्फीबोलिक घटना है, क्योंकि यहाँ उष्मा क्षेपी भी है, उष्मा शोषी भी है, दोनों प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबोलिक बोलते हैं। उत्तर नंबर 3 आपका राइट है। कैटाबोलिक भी है और एनाबोलिक भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबोलिक बोलते हैं। वसा अम्ल का शोषण गुणांक कितना होता है, वसा अम्ल का शोषण गुणांक आपका 1 से कम होता है। वसा अम्ल का शोषण गुणांक क्या होता है, 1 से कम होता है। ट्राइपामाइटिन की हमने बात की थी, कितना था, 0.7 की बात हमने की थी। श्वसन श्रृंखला में टर्मिनल साइटोक्रोम जो O2 को इलेक्ट्रॉन दान देते हैं वो क्या कहलाते हैं, O2 के साइटोक्रोम B, C1A, A3, लास्ट में क्या आता है, A3 आता है। जब हम इनकी क्रम साइटोक्रोम B, C, A1 और A3, तो A3 आपका किस में आएगा, साइटोक्रोम A3 किस में आता है, इलेक्ट्रॉन दान श्वसन श्रृंखला में जो O2 को इलेक्ट्रॉन दान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, A3 कहलाते हैं। इसका मतलब उत्तर नंबर 4 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे श्वसन गुणांक को परिभाषित कीजिए। देखो यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, बहुत सिंपल सी प्रश्न है, एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन जब आता है तो हमें ये नहीं पता चलता कि प्रश्न क्या है। तो ये आपको बताया था कि मुक्त CO2 बटा क्या होता है, प्रयुक्त O2 होता है। ये फॉर्मूला आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, एक बार सेकंड ग्रेड में आ चुका है, आ भी सकता है दोबारा भी फॉर्म के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि मुक्त CO2 बटा प्रयुक्त O2, 2 नंबर उत्तर आपका क्या है, राइट आंसर। ऑक्सी शोषण के दौरान कुल कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होगा, मैंने उत्तर माना है 36। उसका कारण है क्योंकि जब भी गिल्सरोल, 2 प्रकार के शटल पाए जाते हैं, गिल्सरोल फॉस्फेट शटल जब पाया जाता है, गिल्सरोल फॉस्फेट शटल, दूसरा होता है मेलेट एस्पार्टेट शटल। ये जब शटल चलता है तो कितने बनते हैं, 36 बनते हैं, और ये चलता है तो 38 बनते हैं। ज्यादातर क्या चलता है, गिल्सरोल फॉस्फेट शटल चलता है। तो ऑक्सी शोषण के दौरान कितने एटीपी, यदि इस प्रकार का ऑप्शन आए तो आपको 36 ही उत्तर मानना है, क्योंकि इस दिशा में कौन सा शटल चल रहा है, गिल्सरोल फॉस्फेट शटल चल रहा है, उसके दौरान आपको 36 एटीपी प्राप्त होगी। जब शोषणीय क्रियाधार के रूप में वसा हो तो इस प्रकार के शोषण को क्या कहते हैं, क्योंकि जब शोषणीय क्रियाधार, जो शोषण की घटना होती है तो उसमें अपचयन के लिए कुछ क्रियाधार होते हैं, जैसे आपका वसा हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। जब शोषण धार या सब्सट्रेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट और वसा हो तो उसको हम प्लावी शोषण कहते हैं। जब क्रियाधार के रूप में प्रोटीन हो तो उसको हम प्रोटोप्लाज्मिक शोषण कहते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक शोषण कब होगा, जब शोषण धार के रूप में क्या हो, प्रोटीन हो, और जब शोषण आधार के रूप में क्या हो, वसा और कार्बोहाइड्रेट हो। वसा और कार्बोहाइड्रेट हो उसको क्या कहते हैं, प्लावी शोषण कहते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। जब शोषणी क्रियाधार के रूप में वसा हो तो उसको क्या कहते हैं, प्लावी शोषण कहते हैं। जब शोषणी क्रियाधार के रूप में क्या हो, वसा हो, तो उसको क्या कहते हैं, शोषण को क्या कहते हैं, प्लावी शोषण कहते हैं। तो उत्तर नंबर 1 हो गया। जब वसा और कार्बोहाइड्रेट हो तो उसको प्लावी शोषण कहते हैं, जब प्रोटीन हो तो उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक शोषण कहते हैं। तो उत्तर नंबर 1 आपका क्या है, राइट। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ETS कहाँ संपन्न होता है, इलेक्ट्रॉन जो परिवहन तंत्र है वो ETS कहाँ संपन्न होगा, जिसको हम फोटो फोस्फोराइजेशन नहीं कहते, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइजेशन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइजेशन, या इसको हम इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कह जाते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में संपन्न होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र आए या आपका ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइजेशन। यदि बात करें फोटो फोस्फोराइजेशन, वो अलग है, वो आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान चलता है। दोनों में ही क्या बनते हैं, एटीपी बनते हैं। यदि प्रकाश संश्लेषण में सबसे एटीपी की आवश्यकता हो तो फोटो फोस्फोराइजेशन चलता है, यहाँ आपका क्या चलता है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइजेशन चलता है। तो उत्तर नंबर 1 आपका क्या है, राइट आंसर।
गलत जोड़ी का चयन कीजिए। दो कार्बन युक्त यौगिक, बहुत है महत्वपूर्ण, आपको पीजीए के बारे में, आरयूबीपी के बारे में, पैप के बारे में, सबके बारे में ध्यान होना चाहिए। तो यहां दे रखा है दो कार्बन युक्त यौगिक एस्पार्टिक अम्ल, गलत आंसर। तीन कार्बन युक्त पीजीए होता है, चार कार्बन युक्त मेलिक अम्ल होता है, पांच कार्बन युक्त आरयूबीपी होता है। ये तीनों सही है, ये आपका क्या है, गलत है। तो उत्तर नंबर एक आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फॉस्फोराइलेशन की जेड स्कीम के दौरान किसका निर्माण होता है? फॉस्फोराइलेशन की जो जेड स्कीम है उसके दौरान आपका एटीपी भी बनेगा, NADPH2 भी बनेगा, O2 भी बनेगा, मतलब उपयुक्त सभी बनेंगे। चार उत्तर नंबर राइट, सारे बनेंगे जेड स्कीम में, क्योंकि जब चक्रीय फॉस्फोराइलेशन होता है वहां केवल एटीपी बनता है। जब अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन की घटना होती है जिसको जेड स्कीम कहते हैं, उसके दौरान जल का प्रकाशिक अपघटन होने के कारण NADPH2, ATP, OTP सारे बनते हैं। एटीपी बनेगा, NADPH2 बनेगा और O2 भी बनेगा। इसका मतलब उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। उत्तर नंबर चार इसका राइट। क्रेब्स चक्र में ओक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ओ को निर्माण के लिए ग्रहण करता है। जब क्रेब्स चक्र का निर्माण होता है तो जो पायरुविक अम्ल किस में आएगी विक्रिया, एसिटाइल कोएंजाइम ए से। एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ क्या मिलाएं कि क्रेब्स चक्र की शुरुआत हो जाए? एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ हम आपको पता है क्या मिलाते हैं, ओक्जेलो सक्सनिक एसिड मिलाते हैं। ओक्जेलो सक्सनिक एसिड या ओक्जेलो एसिटिक एसिड बोलते हैं वैसे तो इसको। ओक्जेलो एसिटिक एसिड जब हम मिलाएंगे चार कार्बन का, इधर से इसमें दो कार्बन मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, छह कार्बन हो जाएगा। छह कार्बन का क्या बन जाता है, सिट्रिक अम्ल बन जाता है। इसलिए उत्तर नंबर दो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन ग्रहण करता है, ओक्जेलो क्रेब्स चक्र में ओक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ओ के निर्माण के लिए ग्रहण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल, इसका ऑप्शन आपका होगा एक नंबर। देखो कैसे होगा, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में ही दे रखा है कि क्रेब्स चक्र के निर्माण में ओक्जेलो एसिटिक एसिड तो पहले दे रखा है भाई। ओक्जेलो एसिटिक एसिड है जो एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलकर क्या बनाएगा, साइट्रिक अम्ल बनाएगा, सिट्रिक अम्ल बनाएगा। तो ये चार कार्बन का, दो कार्बन का क्या बन गया, छह कार्बन का। इसलिए उत्तर क्या होगा, एक होगा। साइट्रिक अम्ल बन रहा है, क्योंकि ये तो बनेंगे नहीं भाई। जब क्रेब्स चक्र की शुरुआत हो रही है, क्रेब्स चक्र में ऊपर सबसे ओक्जेलो एसिटिक एसिड है, वो एसिटाइल कोएंजाइम से मिलेगा, छह कार्बन का यौगिक बनेगा, तो क्या बनेगा, सिट्रिक अम्ल बनेगा। इसलिए उत्तर नंबर एक क्या हो गया, राइट हो गया। अगला प्रश्न, साइटोक्रोम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के अंदर, क्या पाए जाते हैं, साइटोक्रोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में क्या पाए जाते हैं, साइटोक्रोम पाए जाते हैं। एक वायुवीय जीव में श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। एक वायुवीय जीव में श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। निम्न में से एक चार कार्बन युक्त यौगिक है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आपका क्या है, चार कार्बन युक्त यौगिक है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड चार कार्बन का यौगिक है। कोई तीन कार्बन का है, कोई पांच कार्बन का है, कोई तीन कार्बन का है, लेकिन यहाँ पांच चार कार्बन का यौगिक क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। साइट्रिक अम्ल चक्र का अंतिम उत्पाद, क्रेब्स चक्र का अंतिम उत्पाद क्या होता है, CO2 और H2। तो ये थे आपके आज के 150 प्रश्न। इनमें जो एक दो प्रश्न है उसको अपडेट हम उसमें ऐप में कर देंगे, आंसर की में भी आपका अपडेट हो जाएगा। तो ये थे आज के, अब फाइनली उत्तर आपके सामने आ चुके हैं। ये आपका आज का पेपर का सॉल्यूशन था। आज करंट जी की क्लास रहेगी, उसमें आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इसी तरह हमने आपको पहले बताया था कि हम नई एक टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं ग्रेड सेकंड के लिए, नए अभ्यर्थियों के लिए, जो अभ्यर्थी नए हैं, विद वीडियो सॉल्यूशन। 15 दिन से आपका टेस्ट रहेगा, केवल ये नए अभ्यर्थियों के लिए। पुराने अभ्यर्थी जो पहले से लगे उनके लिए हमारी सितंबर माह में शुरू होगी टेस्ट सीरीज, जो विद वीडियो सॉल्यूशन रहेगी, विद बुकलेट्स रहेगी। तो आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।